लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने दो अप्रोचेज देखी थी फॉर्म इक्विलिब्रियम की। एक तो थी टीआरटीसी अप्रोच, उसमें डायग्राम बना रही थी, और एक थी हमारे पास एमआरएमसी अप्रोच। एमआरएमसी अप्रोच के हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे, दो सिचुएशन थी। कौन कौन से हमने कहा जनाब? अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। अब बेटा हमने फर्म्स बिहेवियर या फर्म्स का जो इक्विलिब्रियम है वो हमने देखना है दो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। जैसे हमने रेवेन्यू कर्व्स देखी थी ना, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ भी ऐसे होगा, हम लोग देखेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिएगा जी, यानी कि फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेटा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टीआरटीसी अप्रोच तो तकरीबन सबके लिए सेम है, मतलब टोटल रेवेन्यू आपको पता है कि सब में 45 डिग्री के एंगल पे ही है, और जो टोटल कॉस्ट आपको पता है वो कर्वेचर थोड़ी सी होती है। मसला मेन जो है वो है एमआरएमसी अप्रोच। तो फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम लोग यहाँ पे एमआरएमसी अप्रोच के अंडर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अंडर एमआरएमसी अप्रोच। एमआरएमसी अप्रोच के हिसाब से अब यहाँ पे कहते हैं ना, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन at a point where MR equals to MC and MC cuts MR from और आपको पता है कि फर्म इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब एक फर्म अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड फर्म इक्विलिब्रियम। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। फर्म्स का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना क्या कहता है? फर्म्स इक्विलिब्रियम। अब बेटा अगर हम इसकी डायग्राम थोड़ी सी बनाने की कोशिश करें, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हमें देखने बेटा। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व कैसे थी? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अगर आप थोड़ा सा होल्ड करें तो मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व थी अंडर परफेक्ट कंपटीशन वो थोड़ी सी जरा बिल्कुल मतलब हॉरिजॉन्टल थी। और मार्जिनल कॉस्ट किस तरह की थी? Am I right? Yes. अब देखिए बेटा, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एमआरएमसी के बराबर है। पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब दोनों लाइंस आपस के इक्वल है। उस पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स दोनों जो लाइंस है वो बराबर है। तो एमआरएमसी के बराबर कब होगा? एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। पहली कंडीशन तो दोनों पॉइंट्स पे पूरी हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, देखिए ये एमसी ऊपर से आ रही है और एमआर को काट रही है, तो ए पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता दूसरी कंडीशन को, क्योंकि कंडीशन में क्या कहती है? एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। तो जो बी पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए एमसी नीचे से एमआर को कट कर रही है। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। This is equilibrium point. जी बेटा, यहां तक मसला सर और ओके? अच्छा जी, अब हमने देखना है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपके पास फर्म्स इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा। यहां तक के मसले सारे तो नहीं, परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ यही है
फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्म एक तो हमें परफेक्ट कंपटीशन बताना होता है, दूसरा हम बताएंगे जनाब फर्म्स इक्विलिब्रियम चीज़ क्या है, और तीसरा हम बताएंगे कि हमारे पास MRMC अप्रोच क्या कहती है, और उन पॉइंट्स के साथ हम एक डायग्राम बना देंगे। गॉट इट? ये जनाब हमारा फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट। अब हम बेटा बात करते हैं फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, सेम यही वर्डिंग होगी। A firm is in equilibrium point position at a point where MR equals to MC and MC cuts MR from below। लेकिन यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट होगी बेटा। अगर आप गौर करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स किस तरह की थी, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व किस तरह की थी? सर इस तरह स्लोप में नीचे। This was average revenue and this was marginal revenue. Yes sir. Am I right? जी बेटा ऐसे था। Yes. अगर किसी को नहीं यकीन तो जाके देख सकते हैं। ओके और MC किस तरह की होती है बेटा? ओके और पहली कंडीशन क्या जी MR MC के बराबर हो, हमने कहा जी इस पॉइंट पे बराबर है, और इसकी पॉइंट पे देखिए जी MC कट्स MR फ्रॉम बिलो और MR को MC नीचे से कट कर रही है, तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट। जी बेटा क्लियर? तो MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्म्स इक्विलिब्रियम जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जिस तरह से बनता है, जिस तरह से आता है, किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो वैसे भी पूछ सकता है। सर ये जो एवरेज रेवेन्यू का आपने कर्व बनाया सर, ये बनाना जरूरी है? जी एक मकसद है, उस मकसद के लिए जरूरी है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके चलिए जी आगे। अब बेटा हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की। अब एक फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, अब जाहिर बात है कि जितना वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी हम क्या कहेंगे, ये उस फर्म के लिए क्या है जी इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन अब जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है हमें देखना है कि ये प्रॉफिट की कौन सी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस में से मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, अब देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रॉफिट उसकी कैटेगरी कौन सी है, उसके टाइप्स कौन सी है, क्या बाकियों को कितना प्रॉफिट आ रहा है, या मैं प्रॉफिट बाकियों से ज्यादा कमा रहा हूँ, या मैं नॉर्मल बाकियों जितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ जितना बाकियों को प्रॉफिट आ रहा है, या बाकियों को प्रॉफिट आ रहा है मुझे लॉस आ रहा है, मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में। तो मैक्सिमम जितना मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ वो या तो नेगेटिव होगा या किसी बाकी तमाम लोगों के बराबर होगा या बाकी तमाम लोगों से ज्यादा होगा, ऐसा ही है ना। तो तीन कैटेगरीज बेटा आपके पास आती हैं सर जी। सर ये जो आपने पहले ये TR एंड TC अप्रोच में, इसमें मतलब आपने जो है TR की ना स्ट्रेट लाइन लगाई थी, ये तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जी। तो इम्परफेक्ट के अंदर ही होगी। इम्परफेक्ट में भी यही होगा तकरीबन। इम्परफेक्ट में आपके पास वो 45 के एंगल नहीं बनेगा, वो आपके पास तकरीबन कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप इसको ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच इतनी पायदार नहीं होती बिकॉज ऑफ मतलब इम्परफेक्शन, तो कुछ ना कुछ लोग पोज होते हैं, लेकिन ये MCMR जो है ये अच्छी अप्रोच है। ओके बेटा हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की, बता दो इसको। पहले में देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं प्रॉफिट की, उसके बाद देखेंगे कि फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, फर्म का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हकीकत में आपके पास कैसा प्रॉफिट। तो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की बेटा मैं बात करता हूँ। तो बेटा एज पर रूल हमारे पास तीन किस्म के प्रॉफिट्स हैं। नंबर वन है जी हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जनाब where
एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। अगर आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है हम क्या मान लेंगे इसको? सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल। एक आपके पास है नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम लोग कहते हैं आप ये ऐसा प्रॉफिट है वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। और तीसरे नंबर पे है सब नॉर्मल प्रॉफिट, इसको हम लोग लॉस भी कहते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस। ये होता है वेयर एवरेज रेवेन्यू इज लेसर देन एवरेज कॉस्ट। ओके बेटा, अब इन प्रॉफिट्स को हमने शो करवाना है हमारे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में। सबसे पहले तो हम लोग शो करवाएंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन में देखिए बेटा, अगर आपके पास है नॉर्मल प्रॉफिट, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा, सबसे पहले आपने फर्म इक्विलिब्रियम बनाना है। तो मतलब देखना ये है सबसे पहले कि फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। उसके बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि आपका एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो हमारे पास अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें आपको पता है कि फर्म इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा? फर्म इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा ही है। और इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ऐसा ही है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा एमसी को नीचे से कट करती है और हमारा एमसी के बराबर है। सॉरी, एमसी हमारे को नीचे से कट करती है और हमारा एमसी के बराबर है। अब हमने कहा कि जनाब यहाँ पे ये हमारा फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट है, जो एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। ओके, अब इसका प्रॉफिट हमने शो करवाना है सुपर नॉर्मल। तो सुपर नॉर्मल होने के लिए क्या जरूरी है कि AR शुड बी मोर देन AC, यानी कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो देखिए बेटा, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा कब होगा? अब हमें ये तो पता है ना, ये सारा का सारा ये उसका यहाँ तक उसका फर्म का प्रॉफिट भी है और इतना उसका रेवेन्यू भी है इस पॉइंट तक। मतलब इस पॉइंट तक जहां पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न कर रही है उसका रेवेन्यू क्या है? उसका रेवेन्यू ये वाला पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक उसका सारा का सारा रेवेन्यू। अब हमें बेटा डिस्क्लोज करना है कि जनाब आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो कैसी है। हमें ये आइडिया है कि हमने कुछ डायग्राम्स बनाई थी बचपन में। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज एवरेज कॉस्ट, ऐसे है ना? ये हमने बचपन में बनाई थी। अब जरा हम लोग बचपन से थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब यहाँ पे अगेन हम लोग यही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे जी, ये पॉइंट आ गया ऐसे मिनिमम, साथ ही मैंने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया, दैट इज एवरेज कॉस्ट। मिनिमम पॉइंट मैंने मार्जिनल कॉस्ट के साथ जहाँ पे मैच करा वहां तक मैंने करवाया, ठीक है? यही था ना कि जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। तो इस पॉइंट को मैंने मद्देनजर रखा, मैंने एवरेज कॉस्ट गुजारी, लेकिन जहां पे मैंने एमसी के बराबर कट करवाया वहां पे मैंने इसको मिनिमम पॉइंट रखा। जैसे उसने कट किया उसके बाद इंक्रीज करना शुरू कर दिया। गॉट इट? फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही थी? पॉइंट ई पे, ये वाला EO इसको कह देते हैं या EX हम इसको कह देते हैं। फर्म कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी? EX। इसमें से फर्म की कॉस्ट कितनी है? फर्म की कॉस्ट है जनाब इस पॉइंट तक जहां पे ये रेवेन्यू यानी कि जितना डिफरेंस है आपका, यहां तक आपकी कॉस्ट है। तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक, यानी कि इसको हम ये कह लें A E B C, ये वाला सारे का सारा पॉइंट। ये वाला बेटा सारे का सारा पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कि आपका एवरेज कॉस्ट कम है, C पॉइंट पे है, और आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है E पॉइंट पे है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा आया जी? हम कहेंगे
AEBC, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, जहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है किससे? एवरेज कॉस्ट से। बेटा गलत बनाइए डायग्राम, मेरा पुत्र गलत बनाइए डायग्राम। ये देखो, जहां पे आपका मिनिमम पॉइंट है ना मार्जिनल कॉस्ट के साथ, ठीक है, देखिए आपने मिनिमम पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट के बाद शो करवाया हुआ, आपने जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट को कट करना है आपने उसी टाइम उसको ऊपर ले जाना, ठीक है। देखो जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट है ना, इसको जैसे हमने कट करवाया यहाँ से, हम फौरन ऊपर ले गए यहाँ से। इसको ठीक करें प्लीज। ये बेटा ओके क्लियर? अब सर हम लोग चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। नॉर्मल प्रॉफिट में बेटा सेम काम करेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे हमारा फर्म्स इक्विलिब्रियम। किस तरह से देखिएगा, यही हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है, यही हमारे पास एवरेज रेवेन्यू। प्लीज बी फोकस्ड। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये हमारा रेवेन्यू सारे का सारा हो गया। ओके, अब हमने बेटा शो करना है हमारे एवरेज कॉस्ट को, और हमने कहा जी एवरेज कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इस पॉइंट के हिसाब से दिस इज आवर रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के बाद से हमने कंपेयर करवाना है। तो बेटा मैं एवरेज कॉस्ट को जब लेके आऊंगा तो मैं यहां से ऐसे गुजारूंगा, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे एमसी को मिलेगा आगे, और यहीं से ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है आपके पास XE, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। XE is normal profit. जी बेटा, इज इट ओके? इज इट क्लियर? चले आगे। इसके बाद है आपके पास सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि लॉस। इसमें क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू थोड़ा होगा एवरेज कॉस्ट से। देखिएगा क्या, सबसे पहले हमें बेटा काम क्या करना है? हमने सबसे पहले बनाना है हमारा फर्म्स इक्विलिब्रियम। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू एज वेल। उसके बाद जी दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज आवर रेवेन्यू, ओ कह लें। और अब मुझे शो करवाना है ऐसा पॉइंट कि जहां पे मेरे एवरेज कॉस्ट मेरे एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हो, मतलब एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज कॉस्ट कहीं ऊपर आ जाए। अब एवरेज कॉस्ट नाम इसके मैं ऊपर से गुजार रहा हूँ कुछ इस तरह से, जैसे ही इस पॉइंट पे आया इसको एमसी मिल गई, एमसी के फौरन बाद ये क्या हो गया? हवाओं में उड़ना शुरू हो गया। एसी। ओके, अब यहां पे बेटा देखिए जो मेन पॉइंट आपको दिखा रहा है, रेवेन्यू था इतना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट था, ये सारे का सारा रेवेन्यू था, लेकिन कॉस्ट कितनी लग रही है इस पॉइंट के ऊपर? कॉस्ट लग रही है जनाब ये वाली, एवरेज कॉस्ट एक्स वाई जी ई, दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। ये थोड़ा सा जरा ज्यादा बार हो गया। दिस इज लॉस या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स वाई जी ई। हाँ जी बच्चों, यहां तक जो प्रॉब्लम, यहां तक मसला है और ओके।
ऑल क्लियर? तो टाइप्स ऑफ प्रॉफिट बेटा हम लोग ने देख लिए, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और सब नॉर्मल। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन। नोट करने के बाद मुझे बताइए कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा क्लियर? बता दो इसको। देखिए बेटा एक चीज होती है शट डाउन पॉइंट, लेकिन शट डाउन पॉइंट से पहले एक छोटा सा दोबारा रिकॉल करवाऊंगा मैं कॉस्ट को। याद कीजिए मैंने जब आपको कॉस्ट पढ़ाई थी, मैंने उस टाइम आपको डायग्राम बनाते हुए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी डायग्राम बनवानी बताई थी आपको, याद है? यस, याद है कि नहीं याद? याद है। हमने कहा था जनाब दिस इज एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज कॉस्ट। और मैंने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है नजदीक और ऐसा ऐसा कम होती जाती है, और जहाँ ये मिनिमम पॉइंट होता है वहीं से और ये पॉइंट ऐसा ऐसा कम होता है। ठीक है, अगर मैं इनमें से एमसी को निकाल दूं तो एवरेज कॉस्ट अगर ये आती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। ओके, पहले फासला ज्यादा और ऐसा ऐसा कम होता जाएगा, नेचर इनकी सेम होगी, जहां पे मिनिमम ये होगी वहां पे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। अच्छा, अब ये पॉइंट बताने का आपको क्या मकसद है? ये डायग्राम बनाने का बेटा एक छोटा सा मकसद है, और वो है आपके पास कि बाज़ औक़ात कुछ लोग बिजनेस के अंदर बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शट डाउन, कि बिजनेस को आपने क्या कर दिया? शट डाउन कर दिया। इसको हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जनाब ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपने क्या कर देना? अपने बिजनेस को बंद कर देना। जैसे ये पॉइंट आ जाए आपने अपने बिजनेस को क्लोज कर देना। शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट है? कहते हैं जनाब हमारे पास पॉइंट where average variable cost is more than average revenue। तो एवरेज कॉस्ट तो ज्यादा होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो आपके पास ज्यादा है। तो अगर मैं इसको डायग्राम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहूँ, दिस इज एमसी, दिस इज एसी, ये लॉस आ रहा है। आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से निकल रही है। अब यहाँ पे देखें कि आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपके एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है। तो दिस इज शट डाउन पॉइंट कि अपने बिजनेस को बंद कर दो, क्योंकि अब आपका बिजनेस आपकी पॉकेट से पैसे तो लॉस तो पहले जा ही रहा था, लेकिन अब आपके पॉकेट से भी इतने ज़्यादा पैसे लगने शुरू हो गए हैं कि वो जितने की आप चीज़ लेके आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यही है ना कि आप एक मतलब जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे आपको पैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। अब हकीकत में ये है कि जनाब आप ये डस्टर 50 रुपये का लेके आ रहे हैं और आप ये डस्टर 45 रुपये का बेच रहे हैं, तो 5 रुपये पॉकेट से लगा रहे हैं। फिक्स कॉस्ट तो लगी लगी है, बाकी अदर कॉस्ट तो लगी लगी है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट पूरी, फॉर एग्जांपल आप 40 रुपये का लेके आते हैं, 50 रुपये का बेचते हैं, तो हम कहते हैं कि ठीक है आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है इसमें। लेकिन अगर आप 40 रुपये का लेके आते हैं और 30 रुपये का बेचते हैं, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इसमें पूरी नहीं होती। तो बेहतर है कि आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को बंद कर दो। ये आप सोशल वर्क कर रहे हो,
कैन यू इमेजिन, ये चीज़ मैंने रिसेंटली अप्लाई की है अपने घर, जब मैं अभी गया हुआ था 2 दिन पहले, तो मैंने ये चीज़ रिसेंटली अप्लाई की है अपने बिजनेस के अंदर। तो आपको मैं बता रहा कि हमारा डेयरी का काम है, तो अब्बू तो खैर काफ़ी बीमार है, उनसे तो मतलब ये है कि उनसे चला भी नहीं जाता, तो वो तो देख नहीं रहे थे पिछले 6 या 7 महीने से, देख नहीं रहे उस काम को। तो छोटा भाई जो सीए कर रहा था, वो हमें था कि यार चलो कोई नहीं, ये भी इसके आर्टिकल्स रजिस्टर्ड होने हैं। उस पर मार्च में उसका हो गया था, मार्च में ही अप्रैल में वो किसान की तबीयत थी वो ख़राब हुई थी, तो मार्च में उसने पेपर शेपर अपने दे दिए थे और मई के अंदर उसका रिजल्ट आ गया था कि ना उसने पास कर लिया। तो हमें था कि यार ये मतलब अभी फ्री है। बड़ा भाई जो है वो कोर्ट जाता था, अबू को भी देख रहे थे, मैं इधर था, तो मैं कहा छोटा फ्री है, चलो इसको लगा देते हैं इस बिजनेस में। अब वो भाई साहब, मुझे था कि यार मतलब सी इंटरेस्ट ने किया हुआ, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, बिजनेस को समझेगा। एक वो बंदा जो पढ़ा लिखा है बिजनेस को समझता है, उसको बिजनेस करने का तरीका कुछ और है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है उसको समझाना पड़ता बड़ा ज़्यादा। तो मुझे था कि यार चलो कोई नहीं, कर लेगा ये। अब जनाब हमें पता चलता था कि हम हर महीने अपने उस बिज़नेस के अंदर हर महीने अपनी पॉकेट से मतलब डेली के जो कॉस्ट वगैरह उसको बेयर करने के लिए हम हर महीने अपनी पॉकेट से तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए लगा रहे थे हर महीने। और मुझे जब पता चला, मुझे रिसेंटली पता चला, मैंने कहा यार वो इतना ज़्यादा लॉस कि मैंने अकाउंट्स देखे, मैंने कहा अकाउंट्स दिखाओ, अकाउंट्स देखे, मैंने इतना लॉस कैसा, कहाँ से आया? मतलब एवरेज में तकरीबन 4-5 लाख रुपए पॉकेट से डाल रहे हो, हाउ इज पॉसिबल, कैसे मैनेज करोगे इसको? उसने कहा भाई मसला ये। मैंने कहा अच्छा मैं मसला क्या? कहता जी मसला ये है कि ना मैं कर तो रहा हूँ, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ना आगे से या रिकवरी पूरी नहीं होती, कभी ये होता है। मैंने कहा यार रिकवरी अगर पूरी नहीं भी होती तो पूरे महीने में आप रिकवरी कर लेते हो, यानी कि पूरा महीना आपने पिछला गुजारा, अगले पूरे महीने में आप कभी ना कभी आपको रिकवरी हो जाती है। कहीं कोई ऐसी रिकवरी नहीं है जो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा टिकी हो और मतलब ज़्यादा लटकी हो। 1 महीने के अंदर आपकी रिकवरी हो जाती है सारी की सारी। तो मैंने कहा कम से कम इसको अपनी कॉस्ट तो बेयर करनी चाहिए, जितनी इसकी कॉस्ट लग रही है वो तो उसको करे। तो फिर जनाब मैंने कहा जी मुझे ज़रा ना इसकी डिटेल बताओ कि कौन सी चीज़ कितने की है, क्या रेट है उनका, क्या उसकी कॉस्ट निकलती है। फिक्स कॉस्ट तो हमारे वो प्रॉपर्टी और वो हमारे जो जानवरों की जो कॉस्ट है वो तो फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो चीज़ है जो कि जानवरों को, जो जानवरों की डाइट है, खुराक है, उनकी चारा वगैरह जो है उनका, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा जी ठीक है जी, निकालिए ज़रा। निकाला जनाब। मैंने कहा फिक्स कॉस्ट को तुम साइड पर रखो, तुम रेट कितना देते हो? उसने कहा जी हम रेट देते हैं तकरीबन 160 पर लीटर, 160 रुपये लीटर के हिसाब से। मैंने कहा मुझे बताओ कि चारा किस किस हिसाब से आता है? उसने बताया चारा हमारा पड़ रहा था तकरीबन 170 रुपये के हिसाब से, 170 रुपये पर लीटर के हिसाब से। मतलब इतने लीटर अगर हमने टोटल लीटर्स निकाले, हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, डिवाइड कर दिया, तो पर लीटर कितना कॉस्ट पड़ी वेरिएबल वो हमने देख ली। मैंने कहा भाई 170 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारी, फिक्स को तुम भूल ही जाओ। फिक्स में वो बंदों की सैलरी भी आ रही थी, जो हमने मुलाजिम रखे हैं उनकी सैलरी भी आ रही थी, और उसके अलावा जो हमारे जानवर थे उनकी भी फिक्स कॉस्ट आ रही थी। मैंने कहा उनको तुम फिक्स को तो तुम भूल ही जाओ ना, छोड़ दो फिक्स को, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही। डायग्राम फिर बना के उसको मैंने दिखाई। मैंने कहा देखो तुम फिलहाल हो इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी होता ना, 160 चारे की कॉस्ट होती और 160 ही जो है वो तुम्हारे मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट होती। तो मैंने कहना था कि ठीक है कोई मसला नहीं, प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ेगी, बेहतरी हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट उतनी रहेगी लेकिन प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जानवर थोड़ा सा ज़्यादा दूध देना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा हो जाएगा मैनेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा एवरेज कॉस्ट उतनी पूरी नहीं होती, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना तुम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसमें से, एवरेज रेवेन्यू से मतलब तुम्हारी एवरेज कॉस्ट जो है वो पूरी नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट। तो जनाब मैंने कहा जी तुम पॉकेट से डाल रहे हो पैसे। अब छोटा मोटा बिजनेस हो तो समझ में आता है कि यार ठीक है थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं, तो महीने का 4-5 लाख रुपया अमाउंट है जो आप बिजनेस से जनरेट करने की बजाय बिजनेस में लगा रहे हैं, और अब्बा जी को भी नहीं बता रहे हैं। अब्बा जी को कम से कम बता दो, अब्बा जी को नहीं बताना मुझे बता दो, मैं तो भाई हूँ तुम्हारा बड़ा,
कि अबू परेशान हो गए तो ठीक है भाई, अबू को परेशान ना करो, मुझे बता दो, मैं तो मतलब मैंने तुम्हें कहा तुम करोगा। फिर जनाब उसने मुझे जब बताया तो फिर मैंने उसको सारा एनालिसिस किया। मैंने फिर उसका मैंने कहा भाई कॉस्ट वेरिएबल तुम कम कैसे कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट को कम तुम इस तरीके से कर सकते हो, तुम ये देखो मैनेज करो कि कौन सा जानवर जो है वो किस हिसाब से उनकी उसकी डाइट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वेस्ट ना करो। एक तो वेस्ट को बचाओ, दूसरा मैंने कहा कि तुम अपने एवरेज रेवेन्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करो, रेट को थोड़ा सा बढ़ाओ। अगर तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 170 है तो रेट मस्ट बी 175 और 180, थोड़ा बहुत जो है वो पर लीटर के हिसाब से तुम्हें बचत आए। तो फिर जनाब उसको मैंने कहा, फिर उन्होंने कल जितने भी हमारे सेलिंग पॉइंट्स थे, क्योंकि गाड़ी जब हमारी जाती है तो वो डिफरेंट जगहों पे पॉइंट्स जो दूध की दुकानें होती हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं उनको। तो फिर मैंने उसको कहा कि सबसे कांटेक्ट करो और उन सबको बताओ कि रेट हमारा आइंदा के बाद 180 है, किसी को लेना है तो ठीक, अगर किसी को नहीं लेना तो कोई मसला नहीं। उसने कहा कि 180 रेट है, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। पिछले 6 महीने जनाब तकरीबन के 6 महीने में अगर हम लोग 4 लाख रुपए की एवरेज डालें तो 24 लाख रुपये पॉकेट से डाल चुके बिजनेस में। अब वो रेट पूरा बड़ा खुश, अब ठीक है अब सुकून हो गया मुझे, अब पॉकेट से पैसे डालने में वो 2 रुपये मुझे मतलब सीएंडर करने का। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी चीज़ें ऐसे इंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना मजे का सब्जेक्ट है कि जो मैं कहता हूँ कि हर एक लेवल पे जाके, ना सिर्फ बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अलावा भी कहीं भी इसको अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हो। वो कहते हैं कि जनाब इफ समथिंग डिस्टर्ब योर पीस इट इज टू मच कॉस्टली। अब जिस चीज ने आपका अमन छीन लिया, सुकून आपसे छीन लिया, वो कितनी कीमती होगी, कितनी महंगी होगी वो चीज। तो इतनी महंगी चीज को खरीदा नहीं करते, इग्नोर इट। तो जो चीज आपके सुकून को छीने, कम से कम आप कोई चीज आपको मिल रही है, आपको काम कर रहे हैं, तो कम से कम सुकून तो मिले ना भाई। सुकून व्हाट इज सुकून? सुकून इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपके यहाँ सुकून ही गायब हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही आपकी ना बढ़ गई है, बेसुकूनी आपकी बढ़ गई है, तो क्या होगा? बजाय इसके कि उस चीज को कंटिन्यू रखो, उसको छोड़ दो, खत्म कर दो उसको। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाओ, प्रोफेशनल लाइफ में ले जाओ, पर्सनल लाइफ में ले जाओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शट डाउन पॉइंट। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारे इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे मार्केट्स किस तरह के। परफेक्ट कंपटीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इम्परफेक्ट में 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 मोनोपोली, नंबर 2 ऑलिगोपोली, और नंबर 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये 4 चीज़ें, 3-4 एक तो हम इसमें से पढ़ लिए हैं परफेक्ट कंपटीशन, बाकी इम्परफेक्ट में हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए जी।